Assalamualaikum class, hope you are all fine. Today's topic is personality. पर्सनैलिटी आप लोगों ने पहले वर्ड सुना हुआ होगा, ये आपके लिए न्यू नहीं है, लेकिन ये आपने अपनी एक नॉर्मल लाइफ में जो हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं किसी इंसान को देख के कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है या क्या है, उस पर्सपेक्टिव में हम उस वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। आज हम इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे कि हम इसका हमारी पर्सनैलिटी का असल मतलब क्या है, कि हम इसे कैसे लेते हैं, उसको हम देखेंगे। या एक इंसान की पर्सनैलिटी फॉर्म कैसे होती है। हर इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होती है। अगर कोई अच्छा है या बुरा है, कोई अमीर है या गरीब है, कोई बादशाह या फ़कीर है, उसकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है। और एक इंसान बहुत ज़्यादा शाय है, एक इंसान बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, वो क्यों होता है। ये सारा हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी की, ये हम इसे पर्सनैलिटी में लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने पर्सनैलिटी को देखना है कि पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन पर्सोना। अब जो पर्सनैलिटी है ये एक लैटिन वर्ड है, उसमें से ड्राइव हुआ है पर्सोना से। पर्सोना हम कहते हैं, पर्सोना का मतलब होता है मास्क। जो अर्ली ग्रीक्स थे ना, उन वो लोग ना, जब ये जो स्टेज शोज होते थे या कुछ भी होता था जिसमें करेक्टर होते थे, उन वो अपने फेस पे एक पर्सोना यूज़ करते थे। पहले वो मेकअप की जगह एक मास्क यूज़ किया जाता था एक पर्टिकुलर करेक्टर को शो करने के लिए। तो उस पर्सोना से, मास्क के वर्ड से पर्सोना से पर्सनैलिटी का वर्ड ड्राइव हुआ। ठीक है, वो जैसे वो सिर्फ एक इंसान की जो एक्सटर्नल लुक को ले लें या एक्सटर्नल जो उसकी चीज़ें होती हैं उन्हें देख के लोग कहा करते थे कि ये पर्सनैलिटी है। असल में इस तरह नहीं होता। बाद में उसमें चेंजिंग आई तो फिर पता चला कि पर्सनैलिटी को हम ओवरऑल किस तरह से देखते हैं। उसमें सिर्फ आपकी एक्सटर्नल चीज़ों को देख के हम पर्सनैलिटी नहीं कह सकते। उसमें आपका बिहेवियर, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स, हम उस चीज़ को सबको टोटल लेकर हम उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक। जो इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है, जो इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है, वो आपकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। जो हमारी करेक्टरिस्टिक और हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। एक डेफिनेशन है द टोटलिटी ऑफ अ individual's behavior and emotional characteristic pattern of feeling, cognition and behaving abilities personal characteristic। कि जो हमारी टोटलिटी होगी कि हमारे अंदर जो हमारी बिहेवियरल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी फीलिंग है, हमारी कॉग्निशन है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारी एक पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। हम किसी सिर्फ एक इंसान के बिहेव करने पे उसे ये नहीं कह सकते ये उसकी पर्सनैलिटी है। उसका कोग्नेटिव प्रोसेस कैसा है, वो उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं, उनको टोटल करते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अब हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी को स्टडी किस तरह से किया जा सकता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट थ्योरीज ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए और उनको स्टडी किया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्राइड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अनकॉन्शियस और हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। फ्राइड की जो थेरी है इसे साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। जो इसकी थेरी साइको एनालिसिस है, इसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। सबसे पहले है साइकी डिटर्मिनिज्म के इसके अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारा बिहेवियर है वो मोटिवेटेड होते हैं और उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होती हैं, चाहे वो हमारे अनकॉन्शियस में हो रहे हो या हमारे कॉन्शियस में हो रहे हो, तो उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। फॉर फ्राइड ऑल बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड, एवरी ह्यूमन एक्शन हैज़ अ पर्पज एंड कॉज। तो जो भी हम कर रहे होते हैं, जो जिस तरह का भी बिहेवियर हम शो कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। वट इज़ साइकी डिटर्मिनिज्म? साइकी डिटर्मिनिज्म इज़ द आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रैंडमली। ठीक है, कोई भी जो हमारा बिहेवियर है वो रैंडमली नहीं हो रहा होता, इसके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है, कोई ना कोई वजह होती है जो हम बिहेव कर रहे होते हैं ना, या जो हम कुछ एक्ट कर रहे होते हैं। फिर राइट बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड इम्पल्स एंड द restraining influence of the ego and the super ego constitute the motivating source of much of behavior। जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं, हमारे माइंड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जो भी हमारी ईगो और सुपर ईगो इन्फ्लुएंस हो रही होती है, उनके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं।
Freud also give the concept of drive and instinct. According to Freud, people are born with basic instinct or need, not only for food, water, and air, but also for aggression. He believed that need for love, knowledge, security, and the like are derived from their more fundamental desire. जो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट होती हैं, इसने इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि इंसान के अंदर कुछ इंस्टिंक्ट होती हैं, वो खाने पीने या हवा से रिलेटेड नहीं, हमारे एग्रेशन से रिलेटेड जो भी हैं उसमें नीड ऑफ फॉर लव, नॉलेज, सिक्योरिटी, ये सारी हमारे अंदर होती हैं. इसने लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट का कहा था, कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने लाइफ इंस्टिंक्ट को इसने नाम दिया था इरोज का, और जो डेथ इंस्टिंक्ट था उसे नाम दिया था थैनाटोस का. ठीक है, थैनाटोस को ग्रीक में डेथ कहते हैं, गॉड ऑफ डेथ कहते हैं, और जो हमारी इरोज है उसे ग्रीक में गॉड ऑफ लव कहते हैं. जो हमारी इंस्टिंक्ट है इरोज, ये हमें एनर्जी है जो हमारी किसी भी कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में यूजफुल होती है. हमारी डेथ इंस्टिंक्ट होती है, ये हमारी डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट होती है, जिसमें हम या तो खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. तो इसने हमें ड्राइवर इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट दिया. इंस्टिंक्ट के बाद जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था वो लेवल ऑफ माइंड थे. इसने माइंड के लेवल्स पे बात की थी कि जो हमारा माइंड है वो 3 लेवल पे काम कर रहा होता है. कॉन्शियस लेवल पर, प्री कॉन्शियस लेवल पर और अनकॉन्शियस लेवल. कॉन्शियस माइंड, it represent the part which is clearly visible and apparent to the individual. जो ये हमारा माइंड होता है, इसमें जो भी काम हो रहा होता है वो हमें पता होता है कि हम लोग अवेयर होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. जो हमारी मेमोरी है हमारी डिपेंड करती है इसी पे. तो जो भी हमारी अवेयरनेस में काम होगा वो हमारे कॉन्शियस माइंड पे हो रहा होगा, कॉन्शियस लेवल पे हो रहा होगा. ठीक है. Next one is subconscious mind. It is a second part of mind which consists of thought, ideas and belief which might temporarily be forgotten. जो ये हमारा लेवल होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारे इसमें जो भी थॉट्स या जो भी हमारे माइंड में बातें होती हैं वो हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं. ठीक है, वो हमारे माइंड में ज़रूर होती हैं लेकिन हम कुछ देर के लिए उनको या तो रिप्रेस कर देते हैं या भूल जाते हैं. तो वो हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड. और इसे हम अगर चाहें, जो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी चीज़ें होंगी, जो सबकॉन्शियस लेवल पे थॉट्स हमारे जहन में होंगी, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम उन्हें याद कर सकते हैं. मतलब अब आप इधर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों को कोई हमें चीज़ डिप्रेस कर रही है, उसे हम थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, या हमने उसे अपने सबकॉन्शियस में, प्री कॉन्शियस में डाल दिया है कि हमने अभी इसे याद नहीं करना, हम खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऐसे होता है कि हम वो भूल जाते हैं. लेकिन जब हम नॉर्मल रूटीन में अपने बैठे हुए होते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली याद भी आ जाती है. तो ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. इसमें हमें पता होता है लेकिन हम उसे कुछ देर के लिए अपने माइंड से रिमूव कर देते हैं. तो इसे हम प्री कॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं. Last one is the unconscious mind. Feeling, thought, urges and memories out of the conscious awareness. जो भी चीज़ें, जो भी थॉट, जो भी फीलिंग्स हमारी कॉन्शियस में नहीं होंगी, जिनसे हम अवेयर नहीं होंगे, वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होंगी. वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे होंगी. हमारी जो भी एक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम अपने अनकॉन्शियस लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम वो पेन या हम वो चीज़ें जो हम तकलीफ हो रही होती है वो हम उसे बार बार फेस करें. तो होता क्या है कि हम उसे अपने अनकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं. तो जो भी हमारी अनप्लेजेंट और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होंगी, जैसे कि पेन, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड लेवल पर होती हैं. तो जो भी अब यहाँ पे हमें पता चलता है कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें होंगी जो हमारी अवेयरनेस में होंगी, जो हम परफॉर्म कर रहे होंगे, जो हम प्रेजेंट में होंगे. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ मेरे माइंड में है, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड होगा. प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड वो होगा जिसको हम थोड़ी देर के लिए अपने जहन से निकाल देते हैं. और अनकॉन्शियस माइंड वो होगा जो हम हमारी अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट फीलिंग्स जो भी होंगी, जिन्हें हम शो नहीं करना चाहते या जो हमारे अवेयरनेस में नहीं होंगी, वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड लेवल पर होंगी. ठीक है, तो ये हमारे थे लेवल ऑफ माइंड. फ्राइड ने जैसे लेवल ऑफ माइंड दिया था, इसी तरह इसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी दिया था. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के लिए भी इसने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे: इड, ईगो और सुपर ईगो.
ईड क्या है? ईड जो है ये एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है इट। इट कंटेन ऑल पैशंस एंड इंस्टिंक्ट। इसमें हमारी सारी पैशंस और इंस्टिंक्ट होती हैं। जो द इड इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी फ्रॉम विच द ईगो एंड सुपर ईगो लेटर डिवेल्प। होता क्या है कि जो हमारी इड है ये हमारी वो पार्ट है जिसकी वजह से हमारी सुपर ईगो और ईगो है वो डिवेल्प होती है। ईड जो है वो हमारे जो हमारे प्लेयर प्रिंसिपल पे है उस पर वर्क कर रही होती है। इसको जो जब जैसे हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ अपनी प्लेयर प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा होता है। उसे जब भूख लगती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, और उसको जो चीज़ चाहिए होती है या उसने अपनी मदर के पास जाना होता है या उसे भूख लगी होती है, जब उसे वो मिलता है तो वो चुप कर जाता है। तो उस टाइम पे बच्चा जो होता है वो अपनी ईट पे यानी कि प्लेयर प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा होता है। वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। और जो होता है कि ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को पे काम कर रही होती है। इसको अगर इट जो है वो टू प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन और एक होता है प्राइमरी प्रोसेस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे ब्लिंक ऑफ एन आई, जर्क, सडन मूवमेंट, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है। तो अगर तो हम अपनी नीड की बेस पे ईड की बात करते हैं तो वो ये है कि अगर एक बच्चे को भूख लगी है और वो उसकी सेटिस्फेक्शन चाहता है तो वो क्या करेगा? ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। तो उसे अगर उसकी सेटिस्फेक्शन होगी कि जब उसे खाना मिल जाएगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और दूसरा होता है प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में ये होता है कि हम एक सिंबॉलिकली किसी चीज़ को इमेजिन करके अपनी सेटिस्फेक्शन कर रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है या चॉकलेट खाने को दिल कर रहा है तो वो उसको इमेजिन कर लेगा। या इसकी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं ड्रीम की भी। तो ये होता है इड। इड इन दो तरीकों से अपनी सेटिस्फेक्शन कर रही होती है। अगर तो इन तरीकों से ना हो तो हमारी जो सेकंड लेवल है वो हमारा ईगो काम करना स्टार्ट कर देता है। Next one is ego. Ego is a second part of personality which is evolved from the id. Id is a word which mean I. It can also be translated as self. जो ego है वो less primitive होती है, operated with reason on the reality principle. ये हमारे reality principle पे काम कर रही होती है। तो हमारी ईगो है ये काम कर रही होती है रियलिटी प्रिंसिपल पर। तो ये क्या करती है? ये हमारी कोई भी नीड है उसको पूरा करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट वे यूज़ कर रही होती है, इन अप्रोप्रिएट वे में नहीं करती। ईड का मतलब ईड का तो एक है ना, ईड प्रिंसिपल पे काम कर रही है, वो अपने प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रही है। उसे किसी भी तरह अपनी ईड की सेटिस्फेक्शन चाहिए, लेकिन ईगो इस तरह से नहीं करती। वो उससे ज़रा लेस प्रिमिटिव है। वो कोशिश करती है कि वो रियलिटी को सामने रखते हुए कोई ऐसे वे यूज़ करे जो अप्रोप्रिएट हों, और फिर हम वो काम करें जिससे हम सेटिस्फाई हो सकें। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें भूख लगी है तो हम जब तक वेट करेंगे जब तक हमें किसी अपने से या हम खुद से कोई खाना तलाश नहीं कर लेते। ये नहीं होता कि हम किसी से छीन के खा लें तो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को से छीन रहे हैं खाना या हम उसे मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब तक हमें कहीं अपने रिसोर्स से या हम अपनी खुद से अर्न करके कुछ नहीं खाएंगे तो तब तक हमारी ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी। जो होती है वो हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पर काम कर रही होती है। तो जो हमारी ईड की जो हमारी नीड होती है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है कि हमने जब तक अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं करनी, जब तक हम अपनी इन्वायरमेंट से एक सूटेबल या एक अप्रोप्रिएट टाइम ना हो हम उसे पूरा कर लें। तो ये हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है। इसकी दो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक सेकेंडरी प्रोसेस और एक रियलिटी टेस्टिंग। ईगो हमारी एंजाइटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है जो ईड की सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से हो रही होती है। वो ऐसे वेज को सर्च करता है जिससे हम एक्सेप्टेबल तरीके से अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट वन इज सुपर ईगो। इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ग्रोज टू एट द लेयर ऑफ मोरल कंट्रोल। जो हमारा सुपर ईगो है ये हमारी मोरल वैल्यूज़ पे काम कर रहा होता है कि हम देखते हैं कि कौन सी कि हमारे मोरल्स क्या हैं, हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखा रहे हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं उनकी बेसिस पे हमारा जो सुपर ईगो है वो वर्क कर रहा है। इंसान में ईगो और सुपर ईगो होती है। तो जो है कि ईगो जो है वो हमारी ईड और सुपर ईगो में बैलेंस को रखने की कोशिश करती है कि हमारी ईड और सुपर ईगो में बैलेंस रहे। अगर हमारी ईगो वीक होगी तो हम जो हमारी जो नीड होंगी उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो
वे यूज़ करेंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और अगर ईड ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी तो हमारी जो सुपर ईगो है वो वीक हो जाती है, और इसी तरह से जो है हम कोई भी जो अनएक्सेप्टेबल वे होते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईड ने तो अपनी वो एक प्लेयर प्रिंसिपल पे वर्क करी है, उसको अपनी नीड को सेटिस्फाई करना ही करना है। उसने ये नहीं देखना कि जो वे वो यूज़ कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। अगर हमारी ईगो पावरफुल होगी तो वो हमारी सुपर ईगो और ईड में बैलेंस करेगी कि हम अपने जो भी सेटिस्फेक्शन करनी है अपनी नीड की, उसके लिए अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को देख के हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ईगो है वो हमें एंजाइटी, टेंशन, इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर हमारी ईगो वीक होगी तो हमारे अंदर मोरल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। फ्राइड ने डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए कुछ स्टेजेस बताई थी, जिसे इसने साइकोसोशल स्टेजेस का नाम दिया था। इसने 5 स्टेजेस बताई थी: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ये सारे स्टेजेस इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बताई थी। इसने कहा था कि जो हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओरल स्टेज होती है वो बच्चे की बर्थ से लेकर 1.5 ईयर तक होती है। जो ओरल स्टेज होती है उसका मेजर प्लेयर सेंटर जो होता है वो ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी जो होती है वो हमारा माउथ होता है। द ओरल स्टेज बिगिन विद द सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट द बर्थ इन द नॉर्मल चाइल्ड। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी सिर्फ एक एक्टिविटी होती है, सकिंग करना, तो वो होती है उसकी ओरल स्टेज। In oral stage, mouth region is the primary source of gratification. The infant uses its mouth to suck and explore. जो बच्चा होता है वो कोई भी चीज़, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा जो भी चीज़ लेता है उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसे चूसने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो उसका ये उसकी स्टेज होती है जिसपे वो अपनी जो ग्रेटिफिकेशन कर रहा होता है वो थ्रू माउथ कर रहा होता है। ओरल स्टेज पर कुछ फिक्सेशन हो जाती हैं। फिक्सेशन होती है ओवर ग्रेटिफिकेशन और अंडर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ओरल नीड कॉज अ फिक्सेशन। इससे होता क्या है कि जो इस स्टेज पर अगर तो ओवर ग्रेटिफिकेशन हो रही है या अंडर ग्रेटिफिकेशन हो रही है तो एक फिक्सेशन हो जाती है इंसान के अंदर, जो बाद में आपकी पर्सनैलिटी के साथ एडल्ट होने के बाद भी आपके साथ अटैच रहती है। वो आपकी करेक्टरिस्टिक हो जाती है। जैसे अल्कोहलिज्म हो जाती है, लोग स्मोकिंग करते हैं, वो इस फिक्सेशन की वजह से होती है। और जो सबसे कॉमन आपने देखा होगा वो थंब सकिंग होती है, वो इंसान के अंदर डिवेल्प हो जाती है। आपने बड़े लोगों को भी, कुछ बड़े बच्चे होते हैं जो थंब सकिंग कर रहे होते हैं, वो या तो ओवर ग्रेटिफिकेशन या अंडर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ओरल नीड की वजह से हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज एनल स्टेज। एनल स्टेज में जो बच्चे की एज होती है वो होती है 1.5 ईयर to 3 ईयर। ठीक है, द एनल स्टेज मेजर प्लेयर सेंटर इज एनल कैविटी टू कंट्रोल इज हिज हर एक्सक्रीशन सिस्टम। इस स्टेज का जो गोल होता है वो होती है टॉयलेट क्लीनिंग, बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल, लीड टू कंपोनेंट एंड प्रोडक्टिव बीइंग। इस फैलिक स्टेज ये बच्चे की 3 to 5 ईयर तक होती है। प्लेयर सेंटर इज द मेन जेनिटल ऑर्गन इन आइदर बॉय और गर्ल, कैन मेक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। Child first sexual desire toward the closest opposite relation. Orbital complex boys affection for their mother. Electra complex girls affection for their father. The goal of the stage is to master this internal conflict and move toward more appropriate sexual desire. ठीक है, तो ये स्टेज होती है जिसमें बच्चे को ये पता चलता है कि मेल और फीमेल क्या है, और इस फर्स्ट जो होती है ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो होती है वो 5 to 12 ईयर्स तक होती है। द लेटेंसी स्टेज मेजर प्लेयर सेंटर आर डोमेंट सेक्सुअल फीलिंग फॉर द ऑपोजिट सेक्स। तो इंडिविजुअल है वो सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है एक्सप्लोरिंग इन्वायरमेंट और डेवलपिंग स्किल। इस स्टेज पे जो बच्चा होता है वो अपनी एक्सप्लोर कर रहा होता है इन्वायरमेंट को और जो स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो न्यू वर्ड स्कूल होता है, उसमें स्कूल जाना है, उसने नए लोगों से मिलना है, नए बच्चों से मिलना है, न्यू वर्ल्ड होता है उसके लिए। तो न्यू वर्ल्ड में जाकर वो उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इस स्टेज पर आपकी ईगो और सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। इस स्टेज पे बच्चा फ्रेंडशिप कर रहा होता है, उसका सोशल इंटरेक्शन हो रहा होता है। लास्ट स्टेज इज जेनिटल स्टेज।
जो ये प्रोबेबिलिटी टू डेथ होती है। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स, दिस स्टेज बिगिन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। हेल्दी स्टेजेस लीड टू द वेल बैलेंस वार्म एंड केयरिंग बीइंग। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ ईगो। ईगोज जो वॉज टू सेटिस्फाई द इड इम्पल्स। जो हमारी ईगो होती है वो हमारी इड इम्पल्सिस को सेटिस्फाई कर रही होती है। कीपिंग अनकॉन्शियस अवे फ्रॉम द एंक्शियस फीलिंग। उसके लिए जो वो एक मैकेनिज्म यूज़ कर रही होती है उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। हमारी ईगो होती है जो हमारी अनकॉन्शियस को एनेक्शियस फीलिंग से अवेयर रखती है और हमारी इड को सेटिस्फाई करती है, और उसके लिए वो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर देते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? बिहेवियर और थिंकिंग इन सर्टेन वे टू बेटर प्रोटेक्ट और डिफेंड आवरसेल्फ। हम अपने आप को किसी भी अनप्लेजेंट फीलिंग से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म वो तरीका है जिससे हम अपने आप को किसी भी अनप्लेजेंट फीलिंग, अनप्लेजेंट थॉट से दूर रख रहे होते हैं या किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फ्राइड ने डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिनायल। इट इज़ अ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द रियलिटी और फैक्ट। हम अपनी जो रियलिटी होती है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एज इफ अ पेनफुल इवेंट, थॉट और फीलिंग डिड नॉट एग्जिस्ट। इट इज़ अ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जो डिनाइल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पेनफुल या अनप्लेजेंट थॉट या फीलिंग या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हमारे लिए पेनफुल होता है उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम कहते हैं वो हुआ ही नहीं है, तो उसको हम डिनाइल का नाम देते हैं। और वो होता है जैसे अगर किसी के लव वंस की डेथ हो गई है, जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाए, स्पाउस की डेथ हो जाए, तो वो उसे एक्सेप्ट ही ना करे। आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर किसी के करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाती है तो वो काफ़ी अर्सा उसे मानने से इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं हुई ही नहीं है डेथ। तो वो अपने जो होती है फीलिंग का डिनाइल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। Next one is sublimation. Sublimation is simply the channeling of unacceptable impulse, thought and emotion into the more acceptable one. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी अनएक्सेप्टेबल इमोशन, फीलिंग या थॉट होती हैं जिसका हमें पता होता है हमारी सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर हम वो बिहेवियर या वो अपना एटीट्यूड सोसाइटी में शो करेंगे तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो हम एक ऐसे डिफरेंट वे में उसे शो करते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्रेसिव इंसान है और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो अगर किसी को नॉर्मल रूटीन में मारना शुरू कर दे तो वो एक एक्सेप्टेबल वे नहीं है, लेकिन वो अपने इस एग्रेशन को बॉक्सिंग में, जूडो कराटे में या किसी भी चीज़ में यूज़ करना स्टार्ट कर दे तो वो एक एक्सेप्टेबल वे होगा। ये होता है सब्लिमेशन। Regression. Regression is a reversion to the earlier stage of development in the face of unacceptable thought or impulse. रिग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारे अनएक्सेप्टेबल, जो हमें हर्ट कर रहे होते हैं जो इवेंट, उनसे बचने के लिए हम अपने प्रीवियस बिहेवियर को करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर किसी बच्चे के कोई सिबलिंग होता है, कोई छोटा भाई होता है और पेरेंट्स उसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हैं, तो वो उस अटेंशन को लेने के लिए जो अपना चाइल्डहुड का बिहेवियर होता है उसे करना शुरू कर देता है। जैसे ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, अगर वो बड़ा है तो वो कहेगा मुझे भी गोद में उठाओ। तो जो इस तरह का बिहेवियर होता है वो रिग्रेशन की एग्जांपल होती है। और अगर आप इसे बड़ों में देखेंगे तो बहुत से ओल्ड एज के लोग भी बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और अगर नॉर्मल एज के बच्चों में देखें तो अगर आप जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उन्हें आप अटेंशन नहीं दे रहे तो वो अटेंशन लेने के लिए या तो अपने खिलौने तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बुक्स फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी अपने चाइल्डहुड के जैसे वो बच्चे होते हैं उस तरह का बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोजेक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर टू अनदर people or to the environment. It enables us to believe someone or something else for our own shortcomings. में ये होता है कि जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं हम उसे दूसरे लोगों के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पेपर में फेल हो गया तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, वो ये कहेगा कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं है। या इसी तरह आप ले लें कि यहाँ से ले लें कि अगर आप एक टीम में परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी टीम हार गई है तो वो आप ये कहेंगे कि मेरी वजह से नहीं हारी,
टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या हमें हमारे कैप्टन ने अच्छा गाइड नहीं किया। तो इस तरह से अगर हम अपनी शॉर्ट कमिंग्स का या अपनी किसी भी अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन में हम उसे दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि इसकी वजह से ये काम हुआ है, तो वो होता है प्रोजेक्शन। जी, हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर अपनी शॉर्ट कमिंग्स। रिएक्शन फॉर्मेशन, इट मीन डिफेंडिंग अगेंस्ट अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिंग बाय एक्टिंग ऑपोजिट टू देम। In this defense mechanism, the ego unconsciously switch unacceptable impulses into the opposite. इसमें होता क्या है कि जो हमारी unacceptable impulses होती हैं हम उन्हें switch कर लेते हैं, उससे बिल्कुल opposite act करना start कर देते हैं। For example, hate into love, कि आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं लेकिन आप उसको replace कर लेते हैं love के साथ। Another example, a mother who feels guilty about not wanting her child may become overprotective to assure the child of her love. तो मतलब उसने अपना जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ऑपोजिट कर लिया, उसने एक्स्ट्रा लव शो करना शुरू कर दिया अपने बच्चे को। नेक्स्ट वन इज रिपल्शन। रिपल्शन इज अ अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट, फीलिंग एंड इम्पल्सिस। The key of repression is that people do it unconsciously, though, so they often have very little control over it. ये जो repression होती है ये हमारी unconsciously हो रही होती है। इसमें हम जो हमारी अनप्लेजेंट फीलिंग या थॉट होती है उसे हम अनकॉन्शियस में उसे हम कॉन्शियस में आने ही नहीं देते, वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है। इसमें हमारी सारी अनप्लेजेंट फीलिंग या थॉट्स होती हैं, या वो थॉट्स होती हैं या वो फीलिंग या वो कोई भी ऐसा काम जो हम किसी को नहीं बताना चाह रहे होते, वो सारी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हमारी अनकॉन्शियस में चली जाती हैं या हम उससे अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, तो वो हमारा रिपल्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट, इट मीन डिफ्लेक्टिंग एन इम्पल्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टारगेट टू द लेस थ्रेटनिंग वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय को अपने बॉस से डांट पड़ी है तो वो इन रिटर्न अपने बॉस को तो कुछ नहीं कह सकता, तो वो अपने जो एग्रेशन है उसे कहाँ पे डिस्प्लेस करेगा, अपने घर जाकर या तो अपने बच्चों को डांटेगा या अपनी वाइफ को डांटेगा। ठीक है। और दूसरी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे अगर पेरेंट्स किसी बच्चे को डांट देते हैं या मार देते हैं तो वो इन रिटर्न अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कहता, वो अपने यंगर सिबलिंग्स को जाकर या तो मारना शुरू कर देता है या उनको डांटना शुरू कर देता है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। Next one is rationalization. Rationalization is putting something into a different light or offering a different explanation for one's perception or behaving in the face of changing reality. इसमें ये होता है कि हम अपनी कोई भी अनप्लेजेंट बिहेवियर या कोई ऐसा बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको किसी और पर्सपेक्टिव में शो करना स्टार्ट कर देते हैं। वन इज अनडूइंग। अनडूइंग इज एन अटेम्प्ट टू टेक बैक एन अनकॉन्शियस बिहेवियर और थॉट दैट इज अनएक्सेप्टेबल और हर्टफुल। अनकॉन्शियस में क्या होता है, हम वो बिहेवियर करते हैं जिससे हम वो बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं अनकॉन्शियसली, जो हमने अगर कहीं जिसकी वजह से हम गिल्टी फील कर रहे हैं या हमने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से हम हर्टफुल हैं, तो हम कोई ऐसा उसके रिटर्न में हम कोई ऐसा काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम उसको अनडू करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आपकी अपने किसी बहन भाई से लड़ाई होगी, आपने उसको मार दिया, तो आप उसको अनडू करने के लिए क्या करोगे, आप उसके लिए कोई गिफ्ट ले आओगे। ठीक है, तो ये होता है अनडूइंग। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। आपको नोट्स की पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, और जो आपके पास स्लाइड है उसे भी स्टडी कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में है वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।